हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम मुखलालिया। आज इस वीडियो में हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और ब्राइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ी होगी तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। देखिए, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के लिए हमको फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की इमेज है। ठीक है, अब फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जो हम इमेज लेते हैं वो आप इसके नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम उसकी इमेज ले रहे होते हैं तो जिस लाइट इंटेंसिटी को हम इसके ऊपर डालते हैं उसकी फेस में, उसकी इंटेंसिटी में हम थोड़ा सा चेंज ला देते हैं या फिर उसमें वेरिएशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें एक कंट्रास्ट डेवलप होता है हमारी इमेज में और उससे हमें एक इमेज अच्छी तरीके से नजर आती है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब मैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम, और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ लाइव होते हैं, अगर कोई भी लाइव ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें स्टडी करनी है तो हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो फील्ड होता है, जो बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट कलर का होता है, तो ट्रांसपेरेंट हमको नजर नहीं आएगा। फिर हमने पढ़ी थी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में बैकग्राउंड तो डार्क था लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केवल एक्सटर्नल फीचर को पढ़ सकते थे, इंटरनल फीचर को नहीं पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का एक स्मार्ट वर्जन है या एडवांस वर्जन है, जिसमें कि हम फेज कंट्रास्ट करके को डिटेल स्टडी कर सकते हैं इमेज के थ्रू, जिससे क्योंकि फेज में कंट्रास्ट लाने की वजह से क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा प्रिंसिपल पढ़ते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले लाइट सोर्स से लाइट गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिस्क रखी हुई, जैसा कि मैंने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में बताया था, एक ऐसे राउंड सी डिस्क होती है, सर्कुलर। ठीक है, ये सॉलिड पोर्शन है, इसमें लाइट नहीं पास होगी। ठीक है, और ये ऐसे एक ऐसे सर्कुलर सी होती है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये होलो पोर्शन है, ये वाला केवल इस एरिया में लाइट पास होगी। ठीक है, और ये जो जितना भी रेड पोर्शन है इस एरिया में लाइट पास नहीं होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो बीच में जो डिस्क लगी हुई है इससे लाइट नहीं पास होगी, और ये जो रेड कलर किनारे पे है डार्क पोर्शन, इसमें लाइट पास नहीं होगी। जो ब्लैक पोर्शन है सिर्फ इसमें लाइट पास होगी। तो देखो यहाँ पे लाइट जो है वो एन्युलर डायफ्राम से होती हुई कंडेंसर लेंस के ऊपर जाके पड़ रही है, और यहाँ पर जो बीच की रेज है वो इसने डिस्क ने ब्लॉक कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी साइड से ही सिर्फ लाइट निकल के जा रही है। अब ये जो साइड से लाइट जा रही है ये जाकर के सीधी की सीधी कहाँ पे पड़ती है, स्पेसिमेन के। अब स्पेसिमेन के ऊपर जब ये लाइट जाकर के पड़ती है तो ये इस स्पेसिमेन से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो रिटार्ड हो जाती है। अब वो रिटार्ड कैसे होगी, ये है ना रिफ्लेक्ट जो हुई है, इसको हम रिटार्ड भी बोलेंगे। रिटार्ड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो लाइट है यहाँ पे रिटार्ड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट जो लाइट होगी वो यहाँ पे रिटार्ड हो जाएगी। वो कैसे, अब यहाँ पे समझो। जैसे ये स्पेसिमेन, ठीक है, सपोज ये हमारी स्लाइड है, स्लाइड में हमारी कोई ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है और ये ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाइट पास कर रहे हैं। ठीक है, लाइट दे रहे हैं इसको। अब लाइट की हमारी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस आ गया। अब न्यूक्लियस जो है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये लाइट, तो ये जो ऑर्गेनल है वो क्या करेगा, इसकी कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसकी यहाँ पर वेवलेंथ जो ज्यादा थी अब वो वेवलेंथ कम हो जाएगी लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी फेज में यहाँ पे कुछ चेंज आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी फेज में कुछ चेंज आ गया। अब यही लाइट, सेम लाइट हमारी यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होने की वजह से क्या है कि ये जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी लाइट की, है ना। तो जो सेम वेवलेंथ की लाइट जा रही है इसको हम बोलते हैं अनडिफ्रेक्टेड रेज या फिर अनअलर्टेड रेज, जो कि स्पेसिमेन से जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं इनको अनरिटार्डेड रेज। ठीक है, तो ये होगी हमारी अनरिटार्डेड रेज और ये हो गई हमारी रिटार्डेड
रेज। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो रेज है इनकी वेवलेंथ में डिफरेंस आ गया, वेवलेंथ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन प्लेट लगा दी। क्या करा कि यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन प्लेट लगा दी जब लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे को जा रही थी, है ना। तो उस डिफ्रैक्टिव लाइन प्लेट ने क्या किया कि जो हमारी रिटार्डेड लाइट थी, ये रिटार्डेड जो हमारी रेस थी, इन रिटार्डेड रेस को लैम्डा बाई 4 से कम कर दिया, और जो हमारी अनरिटार्डेड लाइट थी ये वाली, उसको लैम्डा बाई 4 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ में चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पर फेज में जो डिफरेंस है वो कितने हुआ, वो हो गया लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये हमने इस तरीके से फेज में डिफरेंस किया तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप हुआ, जिसकी वजह से फेज में जो डिफरेंस हुआ है ना, उससे यहाँ पर क्या हो गया, डिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस आने से यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा लो हो गई। इंटरफेरेंस होता है और एक बार में कंस्ट्रक्टिव, कैसा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होता है, हाई हो जाती है लाइट की इंटेंसिटी, जो होती है वो हाई हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो लो हो जाती है। तो इस तरीके के चेंज से, है ना, हमारी जो इमेज होती है उसके अंदर ब्राइटनेस और डार्कनेस आती है। ठीक है, उससे हमारी इमेज जो होती है वो हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से नजर आती है, और इमेज जो आई, जो हमको इमेज जो नजर आई वो हमें एकदम क्लियर नजर आई, और हम यहाँ पर अब इंटरनल स्टडी भी कर पा रहे हैं उस ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो यही हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल भी है, जो कि मैंने रे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उतने के हिसाब से इतना कंटेंट बिल्कुल सही है। ये जो रिटार्डेड अनरिटार्डेड का वो डिटेल्ड वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी जब बनाऊंगी। ठीक है, तो फेज कंट्रास्ट में क्या होता है कि जो रिटार्डेड रेज होती है उनको लैम्डा बाई 4 से कम कर दिया जाता है, और जो अनरिटार्डेड रेज होती है उनको लैम्डा बाई 4 से बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उनके जो फेज का जो डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 से वेरिएशन इसमें आ जाती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो लो हो जाती है, और हमारे को इमेज बिल्कुल अच्छे तरीके से नजर आती है। देखो इमेज जो बनेगी उसको ऐसे बनेगी, ये हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू ली है। ठीक है, अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पे हम एक्सटर्नल फीचर्स का ही सिर्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें डिटेल स्टडी करनी है तो हम ब्राइट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी ट्रांसपेरेंट है, हमारा बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट है, तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी लाइट हम इसके स्पेसिमेन के ऊपर डाल रहे हैं उसकी फेज में डिफरेंस कर रहे हैं, तो उसकी फेज में डिफरेंस करने से हम यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से जो हमारी इमेज निकल के जो आ रही है वहां पर एक फाइन हमें इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसीलिए हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं जिनकी स्टडी हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं जिनकी की स्टडी हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू या अन्य माइक्रोस्कोपी के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या एडवांटेज है, दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइट फील्ड में क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हमको उसको स्टेन करना पड़ता था, और स्टेन करने की वजह से, स्टेन्स की टॉक्सिसिटी की वजह से कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता था। तो यहाँ पर क्या हमको स्टेनिंग की जरूरत ही नहीं है, हम फेज में कंट्रास्ट ला करके इमेज को ले लेते हैं कि कहाँ पर ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पे कम लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम इमेज को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो कंट्रास्ट आता है वो काफी हाई आता है, और जो इमेज होती है उसकी रेजोल्यूशन भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हमें इंटरप्रिटेशन करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में केवल एक्सटर्नल फीचर को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिमेन का इंटरप्रिटेशन करना है तो हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि इसके थ्रू हम केवल थिन स्पेसिमेन की ही स्टडी कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा थिक होगा, उसकी बॉडी थिक होगी, तो फिर वही हिसाब हो जाएगा हमारा कि हम इंटरनल स्टडी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है ना, क्योंकि वो फेज का जो डिफरेंस है वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही हो गया कि हम केवल थिन स्पेसिमेन की ही स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, ये शेड ऑफ शो करता है। शेड ऑफ शो करने का मतलब क्या होता है कि जो जैसे जैसे हम एज की तरफ जाते हैं ना, वैसे वैसे उसकी कंट्रास्ट में रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, तो उससे हमारी इमेज थोड़ा लाइक हम मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसमें हालो इफेक्ट होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्राइटनेस होती है वो डिमिनिश सी होती चली जाती है, मतलब वो धुंधली सी इमेज होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम पेरीमीटर की साइड हो जाते हैं स्पेसिमेन की, है ना, तो उसकी वजह से भी हमारी इमेज में कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ सी पड़ जाती है। ठीक है, तो इस चीज जो इस तरीके जो हमारा शेड ऑफ इफेक्ट होता है और हेलो इफेक्ट होता है, इसको कम मतलब नहीं किया जा सकता। मॉडर्न टेक्निक से इसके सॉल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन इस माइक्रोस्कोप की जो ये लिमिट है ना, मतलब है कि इन माइक्रोस्कोप की इन कमियों को हम आई थिंक प्रॉपर तरीके से तो नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ मॉडर्न टेक्निक के थ्रू इनका थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन किया जा रहा है, जिससे कि आगे की वो टेक्निक इनकी डेवलप होते जा रही है। तो आई होप आज की इस लेक्चर में हमने जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।